नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू संभाग पर माता वैष्णो देवी की अपार कृपा रही है और यही कारण है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस लेकर वहाँ से वापस आएँ। और उसके साथ साथ चाहे हम हेल्थ केयर की अगर बात करें तो उस दिशा में भी श्राइन बोर्ड बेहतरीन काम कर रहा है। और आने वाले समय में क्या नए इनिशिएटिव श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ला रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अंशुल गर्ग जी, जो सीईओ हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे शुरुआत में ये जानना चाहूँगा कि लगातार पिछले कुछ समय से यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि भी हो रही है और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव्स श्राइन बोर्ड की तरफ से लिए गए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनको लेकर जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं एक बेहतरीन अनुभव लेकर वापस जा रहे हैं। सर, देखिए, ऐसा है कि आपने सही फरमाया कि यात्रा संख्या में लगातार वृद्धि हम देख रहे हैं। पिछले साल भी 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया, जो गत वर्ष में सन 2023 में, और इस साल का भी यात्रा आंकड़ा आज की डेट में देखिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 जनवरी से लेकर 60 लाख का जो आंकड़ा है हमने पार किया हाल ही में। और उसी दिशा के अंदर जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय उपराज्यपाल जी, उनकी निरंतर डायरेक्शंस हमारे को रहती हैं कि किस तरीके से जो यात्री का अनुभव है वो सरल हो, सुगम हो और यादगार रहे। उसके लिए हम निरंतर प्रयासशील रहते हैं, हमारी कोशिशें रहती हैं। हाल ही में अगर मैं कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करूं तो एक नई यज्ञशाला का शुभारंभ हमने हाल ही में किया है, और जो हवन की जो फैसिलिटी है वो हमने अब ज़्यादा ग्रुप्स को एक्सटेंड की है। तो जहां पहले 2 या 3 फैमिलीज़ पूरे दिन में उसको फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पा रही थी, अब तकरीबन 35 to 40 ग्रुप्स उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुविधा हमारे ऑनलाइन मोड हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी उपलब्ध है, और हमारा जो इंक्वायरी काउंटर है दुर्गा भवन पर, वहाँ से भी ये सुविधा का लाभ यात्री ले सकते हैं। तो उसी के साथ साथ अर्धकुंवारी में एक नई आरती का शुभारंभ हमने हाल ही में किया। पहले जो भवन पर अटका आरती थी वो तो हम देखते ही हैं, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। जब हमने उसका एरिया एक्सपैंड किया तो अब तकरीबन 400-450 लोग अटका आरती का लाभ ले रहे हैं भवन पे। और उसी की कंटिन्यूटी में कह लें, एक्सटेंशन में कह लें, तो हमने गर्भजून के जो परिसर में, उस मंदिर परिसर में अर्धकुंवारी के एक नई आरती का आरंभ किया है। तो सुबह भी 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, और तकरीबन 400 से 450 लोग सुबह और शाम उसमें इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं उस आरती का। और वो भी इसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो पिलग्रिम सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसको धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो हमने जम्मू से भवन एक डायरेक्ट हेली सर्विसेज बोर्ड के निर्देश पे शुरू की हैं, और एक लिमिटेड नंबर्स हैं जो अवेलेबल है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दूर के इलाकों से या एनआरआईज बड़े सारे जो विदेशों से आते हैं, जिनके पास समय का अभाव रहता है और जिनको थोड़ी इनकन्वीनियंस पहले रहती, तो उनके लिए ये फैसिलिटी जो है वो शुरू की गई है, और एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें इसके अंदर भी मिला है। तो ऑनलाइन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो सर्विसेज हैं पहले अवेलेबल नहीं थी, जैसे रोपवे की सर्विस है वो हमें अब ऑनलाइन अवेलेबल है, और QR कोड्स के ज़रिए पेमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत सारी हमने ऐड ऑन की हैं। ऑनलाइन यात्रा कार्ड्स, यात्रा रजिस्ट्रेशन मैं कहूँगा तो वो शुरू हो चुकी है, और आने वाले महीने में हम एक डेडिकेटेड यात्रा काउंटर रेलवे स्टेशन पर भी ओपन कर रहे हैं कटरा में, ताकि जो शहर में कईयों को लोगों को लगता था कि हमें समय लगता है लाइन में कार्ड लेने के लिए, तो उनके लिए कम से कम समय में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा किसी के लिए भी वेटिंग ना रहे। तो वो एक हमारी कोशिश है, और अगले महीने से हम एक यात्री काउंटर ओपन अप कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है पिलग्रिम सेंट्रिक इनिशिएटिव्स पे बोर्ड काम कर रहा है, और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे जो रोपवे की सुविधा है, जिसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय का काफ़ी फोकस है कि कैसे यात्रा को हम आसान बनाएं। तो कटरा से सांझी छत जो हमारी रोपवे सर्विस है उसके ऊपर भी हमारा तेज़ी से अब काम आगे चल रहा है, और आने वाले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि इस तरीके से यात्रा और सरल रहे। सर, 2 चीज़ और भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। जिस तरह आपने रोपवे की बात की, ये माना जा रहा है कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए का आ रहा है। कितना फ़ायदा श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा जो और भी सुगम बन जाएगी? देखिए, ऐसा है कि आप भी देखते होंगे कि ना बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे स्पेशली एबल्ड हमारे यात्री हैं, बहुत सारे हमारे मेडिकली अनफिट लोग हैं जो शायद ये 13 किलोमीटर का जो सफ़र है वो नहीं कर पाते हैं, या घोड़े पर भी चढ़ना शायद उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है या नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज रहती हैं जो इस तरीके का कुछ ट्रैवल मीडियम ढूंढते हैं जो ना कि सरल हो बल्कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली भी हो, क्योंकि बोर्ड का ये कंसर्न ये भी है कि जो कि त्रिकुटा पर्वत हम जोन 5 में है, काफ़ी वल्नरेबल जोन रहता है, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आजकल हम पूरे कंट्री में देखते हैं, खास करके हिली एरियाज़ में। तो बोर्ड का ये हमेशा से प्रयास रहा है किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण
और इकोलॉजिकली जो फ्रेंडली चीज़ें हैं उसी के ऊपर हम काम करें, इकोलॉजिकली फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हम खास ध्यान दें। तो रोपवेज ऐसा माना गया है और पूरे भारत में भी अब आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी एक पर्वतमाला प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे तीर्थ स्थलों में पूरे कंट्री में जो है रोपवेज के ऊपर काम किया जा रहा है। तो बोर्ड का भी ये प्रयास था कि इस तरीके का एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हम लाएं, ताकि लोग ना केवल अच्छी संख्या में लोग पहुंच सकें, लेकिन कम दाम में ज़्यादा उनके पॉकेट पे जो है इसका जो है बर्डन ना रहे, जो कि हेली सर्विस में कई लोग महसूस करते हैं कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बड़े सारे यात्री यात्रा प्लान नहीं कर पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा इकोलॉजिकली फ्रेंडली तरीके से हम लोगों को पहुंचा सके। और स्थानीय लोगों के भी बड़े सारे इसमें कंसर्न्स थे, जिसको माननीय अध्यक्ष महोदय के डायरेक्शंस पे हमने एड्रेस किया है, और उनको भी हम इसके अंदर साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि लोकल इकोनॉमी को भी इस पूरे प्रोजेक्ट का फायदा है। सर, जिस तरह इनिशिएटिव की बात की और आपने विस्तार से बताया, इसके साथ साथ कुछ रिलीजियस सेरेमनीज, चाहे मुन्नन, वहाँ पर भी आपने स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ जो एक सॉवेनियर देने का वहाँ पर काम शुरू किया है टू कनेक्ट विद द नेचर, उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, नेचर की आपने जिक्र किया कि हमारी एक डेडिकेटेड फॉरेस्ट विंग है और पिछले 8-9 साल से वो काम कर रही है, और एक नर्सरी है, शायद बहुत सारे हमारे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को नहीं मालूम होगा, जहाँ पर 1.5 लाख प्लांटेशंस हम हर साल नर्चर करते हैं, और उसको हम त्रिकुटा पर्वतों पे उसका वृक्षारोपण हम करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। फोकस फिर से वही है कि पहाड़ों को नेचुरल रूप में प्रिजर्व किया जा सके, हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर बढ़ोतरी की जा सके, और सॉइल इरोजन जैसी जो परेशानियां हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, उसके अंदर हम कुछ लेवल तक, कुछ हद तक काबू पा सकें। और यही जो प्लांटेशन इनिशिएटिव्स हैं जो अभी तक त्रिकुटा पर्वत तक सीमित थे, उनको यात्रियों तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश, एक प्रयास इस साल हमने शुरू किया है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। और 2 हमने छोटी सी जो वैष्णवी वाटिकाएं, उनका उद्घाटन किया, एक कटरा में और एक जम्मू में हमारे वैष्णवी धाम कॉम्प्लेक्स में। और मकसद यही है कि जो हमारे लोकल इंडिजिनस प्लांट वैरायटीज़ हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ हैं या फ्लोरिकल्चर स्पीशीज़ हैं, उनको हम आम लोगों तक बड़े ही न्यूनतम दाम पे 20 रुपए पर सैपलिंग, उस न्यूनतम दाम तक यात्रियों तक, लोगों तक, जम्मू के स्थानीय लोगों तक पहुंचा सकें। और ये जो हमारा, जो मैं समझता हूँ एक इंडिविजुअल का, हर एक यात्री का हमारा जो दायित्व बनता है एनवायरनमेंट की तरफ, वो हम निभाने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में सीड्स का विस्तार करने का प्रयास किया गया, ड्रोन के माध्यम से मदद ली गई, और जो वृक्षारोपण की बात की गई है, नेचर को एक बार फिर उसके वास्तविक रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है, उस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो बहुत सारे त्रिकुटा पर्वत में एरियाज हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वहाँ तक हम पहुँचना, तो हमारी जो फॉरेस्ट टीम है, एक्सेसिबल एरियाज में तो हर साल तकरीबन 1 लाख पेड़ सैपलिंग्स हम प्लांट करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे अनरीचेबल जोन्स थे जहां फिजिकली या मैनुअली नहीं पहुंचा जा सकता है। उसके लिए बोर्ड ने ये निर्देश हमें दिया था पिछली बैठक में कि हम कुछ एरियल डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के ऊपर कोशिश करें, और ऐसी कुछ नए इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लिए भी गए हैं पास्ट में। तो हमारी फॉरेस्ट टीम में डिटेल में सर्वे किया पूरे भारत में कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो गुजरात में इस इनिशिएटिव पर काफ़ी काम पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। तो उन्हीं की एक, गुजरात की एक प्राइम यूएवी की टीम है जो काफ़ी काम उस इलाके में कर रही थी, उनके साथ बोर्ड ने पार्टनरशिप की है, और हमने पिछले ही महीने इस इनिशिएटिव को शुरुआत की है, जहां पर हमने कुछ 100 हेक्टेयर्स का एरिया आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर इस साल हम 12 स्पीशीज ऑफ प्लांट सीड्स, मैं कहूँगा, उसका डिस्पर्सल हम ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं। और ड्रोन ही के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कैसा उसका सर्वाइवल रेट है, क्या इम्प्रूवमेंट हमें समय में देखने में मिलेगी, और हर साल इस इनिशिएटिव को हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल प्रयास यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकें अपने सारे इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में। सर, इसके अलावा चाहे हम यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक इनिशिएटिव ये भी है कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आता है, सेहत अगर उसकी ठीक नहीं होती है, तो श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसका मुफ्त इलाज किया जाता है। कितना बड़ा ये इनिशिएटिव, और कई सक्सेस स्टोरीज सामने आई हैं इस तरह की। देखिए, ऐसा है कि श्री माता वैष्णो देवी जो चैरिटेबल सोसाइटी है, उसके एजेस में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इससे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एजुकेशन भी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारा गुरुकुल है जो इस पे काम कर रहा है, हेल्थ केयर में आपने जिक्र किया हॉस्पिटल का, और ऐसा ही एक अलाइड नर्सिंग कॉलेज भी है जो इसी फील्ड में काम कर रहा है, और हमारा एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो ये सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बोर्ड ऐसा मानता है कि जो इस एजुकेशन, हेल्थ केयर या स्पोर्ट्स, ये ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर हम सोसाइटी को जैसे वापस कुछ कंट्रीब्यूट करने की हम कोशिश कर रहे हैं।
और पिलग्रिम्स के प्रति तो हमारा पहला फर्ज है ही। तो आपने जैसा सही फरमाया कि फ्री ट्रीटमेंट उनके लिए उनके यात्री कार्ड में इनबिल्ट है, तो एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है और एक फ्री ट्रीटमेंट भी है अगर वो कुछ ऐसी परेशानी का सामना यात्रा के दौरान करते हैं। उसके अलावा स्थानीय लोगों की हेल्थ केयर के लिए भी उसके अंदर पैकेजेस बड़े सारे स्थानीय लोगों को दिए गए हैं हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और आयुष्मान के द्वारा, बिकॉज JNK एक यूनिवर्सली आयुष्मान स्टेट है और यहाँ पर हर नागरिक आयुष्मान कार्ड कैरी करता है, तो आयुष्मान वाले बहुत सारे पेशेंट्स को बड़ा फ़ायदा हमारे अस्पताल के ज़रिए हो रहा है। और इसी इनिशिएटिव को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए बोर्ड ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है और तकरीबन 300-350 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट प्लान की गई है, और जिसके अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट्स दोनों के ऊपर आज कल हमारी टीम काम कर रही है। तो आने वाले कुछ वर्षों में हमारी कोशिश है कि माता रानी के आशीर्वाद से हम इस दिशा में भी आगे बढ़ें, जिसके अंदर हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन दोनों का एक समन्वय बने और जिससे हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसके अंदर भी वृद्धि होगी। क्यों हम समझते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री एज फैकल्टी जैसे ही हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो हॉस्पिटल का इकोसिस्टम भी इम्प्रूव करेगा और हम बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं हमारे लोगों को दे पाएंगे। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से भी इस दिशा में काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज का आपने जिक्र किया है और निश्चित तौर पे जब भी स्थापित होगा तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट और खासकर बोर्ड की अगर बात करें सर, इसके साथ साथ कुछ और भी इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं। अगर जो हमारी युवा जनरेशन है उनको अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि यूथ का आपने जिक्र किया तो स्पोर्ट्स आई थिंक हमारा पहला इनिशिएटिव था जिसके अंदर हमारा फोकस यही था कि बहुत सारा ऐसा टैलेंट हमारे इस रिमोट एरियाज में, खास करके मैं रियासी, उधमपुर और हिली रीचेस की अगर बात करूं, जिनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का और एक्सेल करने का नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पर वो काबिलियत रखते हैं इस तरीके की। और मुझे खुशी है कि पिछले 6-7-8 साल में बहुत सारा ऐसा स्पोर्टिंग टैलेंट है जो उभर के उस इलाके में सामने आया है और हमारे 3 प्लेयर्स जो हैं इस साल पेरिस पैरालंपिक्स पे कम्पीट करने के लिए रवाना हो रहे हैं फ्रांस के लिए। और उसके अंदर हमारे 3 पैरा आर्चर्स हैं जिसके अंदर हमारी JNK की पहली अर्जुना अवॉर्डी शीतल देवी उसका एक हिस्सा है कंटिजेंट का, और पिछले 2.5 साल से वो हमारे साथ ट्रेन हो रही है माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स अकेडमी जो कटरा में हमारे पास है। और इसी तरीके से राकेश जो हमारे लोकलाइट हैं कटरा के, उनको भी पिछले साल बोर्ड ने एज असिस्टेंट कोच भी नियुक्त किया है, जस्ट बिकॉज उनकी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की रही थी कि भारत के लिए कई सारे मेडल्स उन्होंने अर्जित किए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। तो इस तरीके के बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने सामने लाई हैं और हमारी कोशिश है कि आगे भी किस तरीके से हम एक्सीलेंस को नर्चर कर सकें इस एरिया में, वो हमारी कोशिश है। और बहुत सारे जो लोकल जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने JK का नाम वैसे भी रोशन किया, उनको भी हमने स्पोर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग मीट में हम उनको इनवाइट करते हैं ताकि हमारे बच्चों को गाइडेंस दे सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे और बेहतरीन कर सकें, वो हमारा एक पिविटल कोशिश हमारी रहती है जिसको हम आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी खासकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वर्किंग और उसके साथ साथ सोसाइटल जो काम किए जा रहे हैं उस पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय माता दी।